सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। परिचय। लोकतंत्र की यात्रा के क्रम में पिछली कक्षा में हमारा परिचय राजनीति की कुछ बुनियादी धाराओं, संस्थाओं, लोकतंत्र के नियम कायदों से हुआ था। अब हम सिद्धांतों और संस्थाओं की जगह पर अपना ध्यान राजनीतिक प्रक्रिया पर केंद्रित करेंगे। राजनीतिक प्रक्रिया के क्रम में सत्ता की साझेदारी का प्रयास होता है। अतः लोकतंत्र राजनीति को समझने के लिए सत्ता की साझेदारी के सरोकार ही हमारे अध्ययन के प्रमुख विषय वस्तु होंगे। इस प्रक्रिया से किस तरह लोकतंत्र विभिन्न सामाजिक समूहों को अभिव्यक्ति और पहचान देकर अपने आप में सन्निहित करता था, सर्वप्रथम हम इसका अध्ययन करेंगे। इसके लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था है सत्ता के विभाजन के विविध एवं व्यापक प्रावधान करती है। अध्याय के अगले हिस्से में हम इसे देखेंगे कि इसी क्रम में हम सत्ता की साझेदारी की सबसे प्रभावशाली कार्यप्रणाली के रूप में संघीय शासन व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। इस संदर्भ में भी भारतीय संघीय व्यवस्था के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्ष का भी विश्लेषण करेंगे। हमारे लिए यह भी जानना जरूरी होगा कि किस तरह से हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय समाज की विविधपूर्ण संरचना एवं सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को बनाए रखने के लिए संघीय व्यवस्था में एकात्मकता की व्यवस्था की है। इसके बाद हम भारत में सत्ता विकेंद्रीकरण के सबसे निचले स्तर की व्यवस्था स्थानीय स्वशासन का अध्ययन करेंगे। इसी क्रम में बिहार में पंचायती राज पर भी एक आलोचनात्मक निगाह डालेंगे। पिछले अध्याय में हमने देखा कि जब जाति, धर्म, रंग, भाषा आदि पर आधारित मानव समूहों को उचित पहचान एवं सत्ता में साझेदारी नहीं मिलती है तो इसके असंतोष एवं टकराव से सामाजिक विभाजन, राजनीतिक अस्थिरता, सांस्कृतिक ठहराव एवं आर्थिक गतिरोध उत्पन्न होते हैं। इससे हमने पूर्व के अध्याय में दिए हुए बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरणों को स्पष्ट रूप से देखा था। हमने भारत में भी भाषा, जाति, धर्म, क्षेत्र के आधार पर संघर्ष एवं टकराव की घटनाओं का उल्लेख किया था। बेल्जियम ने अपने यहाँ के भाषाई एवं जाति समूहों के बीच पनपते तनाव को सत्ता में साझेदारी बनाकर दूर किया। इसके लिए उसने अपने संविधान में संशोधन कर कुछ विशेष प्रावधानों को शामिल किया, जिससे विभिन्न भाषाई एवं जाति समूहों को शासन में उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। इसके विपरीत श्रीलंका में सत्ताधारी सिंहली समुदाय ने तमिल समुदायों के विभिन्न हितों की निरंतर उपेक्षा की, जिससे तमिलों और सिंहलियों के बीच के टकराव से भीषण गृहयुद्ध का रूप ले लिया। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि विभिन्न राजनीतिक समूहों के बीच सत्ता का विभाजन उचित है, क्योंकि इसमें विभिन्न सामाजिक समूहों को अभिव्यक्ति एवं पहचान मिलती है, उनके हितों में जरूरतों का सम्मान होता है। इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव की संभावना क्षीण हो जाती है। अतः सत्ता में साझेदारी की व्यवस्था राजनीतिक समाज की एकता, अखंडता, वैधता की पहली शर्त है। लंबे समय से यह मानता चली आ रही थी कि राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं हो सकता। शासन की शक्ति किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह के हाथों में हो रहनी चाहिए। अगर शासन की शक्तियों का बंटवारा होता है तो निर्णय की शक्ति भी बिखर जाती है। ऐसी स्थिति में निर्णय लेना और उसे लागू कराना असंभव होगा। लेकिन लोकतंत्र ने सत्ता विभाजन को अपना मूल आधार बनाकर इस मान्यता का खंडन कर दिया। लोकतंत्र में जनता सारी शक्तियों का स्रोत और उपभोग करने वाली होती है। लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। सार्वजनिक फैसलों में सबकी भागीदारी होती है। लोकतंत्र में समाज के विभिन्न समूहों विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है। लोकतंत्र कैसे विभिन्न सामाजिक समूहों को सन्निहित करता है। विविध मानव समाज का अनिवार्य गुण है
विविधता मानव समाज के अनिवार्य गुण है। मानवीय सभ्यता के दीर्घकालीन विकास की प्रक्रिया में अनुगणित तत्वों के प्रभाव की परिणति रंग जाति धर्म पर आधारित विभिन्न मानव समूहों के निर्माण में होती है। इन विभिन्न मानव समूहों के विचारों, हितों, आकांक्षाओं और मान्यताओं में अंतर होता है। अतः विभिन्न मानव समूहों की इच्छाओं, पसंद, हितों और जरूरतों के बीच अपनी पहचान एवं पोषण के लिए प्रतिद्वंद्विता एवं संघर्ष स्वाभाविक रूप से चलता है। इसके साथ इन विभिन्नताओं के बावजूद विभिन्न मानव समूहों की प्रकृति और आवश्यक समाज में साथ रहने की अनिवार्यता होती है। अतः ऐसे संघर्ष को सुलझाने के लिए तथा इस प्रतिस्पर्धा को सहयोग में बदलने के लिए विशेष कार्य प्रणाली की आवश्यकता महसूस की जाती है। यह कार्य प्रणाली सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली, सबकी सहमति की प्रणाली है। अगर इन विभिन्न मानव समूहों के बीच के प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष को शक्ति एवं हिंसा के बल पर सुलझाने की कोशिश करेंगे हैं तो जिस समूह के पास ताकत होगी वह दूसरे समूह को दबा देगा, उसकी इच्छाओं व हितों का सम्मान नहीं करेगा। कमजोर समूह को शक्ति समूह की बात माननी होगी, लेकिन इससे उसमें असंतोष व आक्रोश पैदा होगा। ऐसी स्थिति में विभिन्न समूह ज़्यादा समय तक साथ नहीं रह पाएंगे। विभिन्न समूहों को साथ रखने के लिए एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का या कार्य प्रणाली की जरूरत होती है जिसमें सभी अस्थायी रूप से विजेता या पराजित नहीं हो। वैध शासन व्यवस्था वही है जिसमें सभी व्यक्ति अपनी भागीदारी के माध्यम से शासन एवं व्यवस्था से जुड़ते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की व्यवस्था ही एकमात्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें ताकत सभी के हाथों में होती है। सभी को राजनीतिक शक्तियों में हिस्सेदारी या साझेदारी करने की व्यवस्था की जाती है। गैर लोकतांत्रिक सरकारें जैसे राजशाही, तानाशाही या एक दलीय या शासन व्यवस्था जैसी अन्य व्यवस्थाओं में सभी नागरिकों के सत्ता में साझेदारी की जरूरत व्यवस्था संभावना नहीं होती है। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपनी अंदरूनी सामाजिक समूहों एवं व्याप्त विभिन्नताओं, अंतरों, मतभेदों की या तो उपेक्षा करती है या उन्हें दबा देती है, जबकि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अपने अंदर के विभिन्न समूहों के बीच प्रतिद्वंद्विताओं एवं समाज विभाजनों को संभालने की प्रक्रिया विकसित कर लेती है। इससे इन टकरावों के विस्फोट रूप लेने की आशंका छीन हो जाती है। कोई भी समाज अपने में व्याप्त विविधताओं और विभिन्नताओं को अस्थायी तौर पर खत्म नहीं कर सकती, पर इन अंतरों, भेदों और विविधताओं का आदर करने के लिए उन्हें सत्ता में साझेदारी बनाकर समाज में सहयोग, सामंजस्य, स्थायित्व का सृजन किया जा सकता है। इस कार्य के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं सबसे अच्छी होती है, क्योंकि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के बहुत सारे प्रावधान किए जाते हैं। आइए हम देखेंगे कि लोकतंत्र में यह काम कैसे होता है। लोकतंत्र में विभिन्न सामाजिक समूहों जैसे भाषाई, धार्मिक एवं अन्य समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। बेल्जियम के सामुदायिक सरकार में फ्रेंच और डच भाषी मंत्रियों की समान संख्या इस बात का उदाहरण है। विश्व में बहुत सारे संविधान में सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका एवं प्रशासन में हिस्सेदारी देने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। हमारा भारतीय संविधान भी इनमें से एक है, जहां महिलाओं की सत्ता में साझेदारी सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारे विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसी तरह से हमारे संविधान में अल्पसंख्यकों और कमजोर समुदाय के लोगों के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। लोकतंत्र में व्यापारी, उद्योगपति, किसान, शिक्षक, औद्योगिक मजदूर जैसे संगठित हित समूह सरकार की विभिन्न समितियों में प्रतिनिधि बनकर सत्ता में साझेदारी भागीदारी करते हैं या अपने हितों के लिए सरकार पर अप्रत्यक्ष रूप से दबाव डालकर उनके फैसलों को प्रभावित कर सत्ता में अप्रत्यक्ष रूप से हिस्सेदारी करते हैं। ऐसे विभिन्न समूह जब सक्रिय हो जाते हैं
तब किसी एक समूह का समाज के ऊपर प्रभुत्व कम नहीं हो सकता। यदि कोई एक समूह सरकार के ऊपर अपने हितों के लिए नीति बनाने के लिए दबाव डालता है तो दूसरा समूह उसके प्रतिकार में दबाव डालता है कि नीतियाँ इस तरह से ना बनाई जाए। सरकार को भी ऐसे में पता चलता है कि समाज के विभिन्न वर्ग क्या चाहते हैं और उन्हें सत्ता में कैसे और कितनी मात्रा में हिस्सेदारी बनाए रखा जाए। राजनीतिक दल सत्ता में हिस्सेदारी का सबसे जीवंत स्वरूप है। राजनीतिक दल सत्ता के बंटवारे के वाहक से मोल तोल करने वाले सशक्त माध्यम होते हैं।